ये इससे पहले एक बड़ा ये इस तरह का एक भयावह उदाहरण हमने अब से पहले नहीं देखा कि डेमोक्रेसी की, कॉन्स्टिट्यूशन की, राइट्स की बात करने वाले लोगों को देशद्रोही बताया जाए और बाकायदा उन्हें आइसोलेट किया जाए, उन्हें समाज में अलग-थलग किया जाए, उनको तमखैया घोषित कर दिया जाए। जिस तरीके से डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस को क्रश किया जा रहा है, अभी मैं विनय जी कह रहे थे कि मिडिल क्लास को सड़क पे उतरना चाहिए। अब मिडिल क्लास को डेमोक्रेसी की समझ, मिडिल क्लास को कॉन्स्टिट्यूशन की समझ, मिडिल क्लास को राइट्स की समझ, इसको डेवलप कहाँ करने दिया जा रहा है? उसको तो स्टेट की तरफ से क्रश किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर कोई डेमोक्रेसी की बात करे और उसे क्रश किया जाए, इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। तो मिडिल क्लास तो हताश, पस्त, निराश बैठा हुआ है। और जो विपक्ष है, जो विपक्षी पार्टियां हैं, ये भी कहीं आसमान से नहीं उतरी हैं कि ये कोई देवदूत हैं, फरिश्ते हैं। ये देख रहे हैं कि हमें रिस्पॉन्स किस तरीके का मिल रहा है, उस तरीके से वो रिएक्ट करेंगे। आप सीएजी की बात, आज हमने डिबेट हमारी सीएजी पे हो रही है। चलिए मान लिया द्वारिका का हाईवे है। भारतीय जनता पार्टी के शुभचिंतकों को अच्छी तरीके से मालूम है कि 2024 के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा अयोध्या में बनकर तैयार हो चुका राम मंदिर होगा। बड़ा फैनफेयर के साथ उसका उद्घाटन होगा। सुरेंद्र दुबे जी यहाँ बैठे हुए हैं। अयोध्या में हुए घोटाले का जिक्र सीएजी की रिपोर्ट में है, बड़े व्यापक तरीके से है, और उस जगह से है जहां भगवान राम ने जल समाधि दी थी। उसके ब्यूटिफिकेशन का मामला है कि जहां काम नहीं हुआ और काम का पेमेंट हुआ है, ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। अगर सीएजी के रिपोर्ट तैयार करने का पैटर्न देखें तो पिछले 10 सालों में उसे भी काफी हद तक बदला गया है। उस बदलाव के बावजूद जगह जगह, ये अभी विनय जी कह रहे थे, फ्लैगशिप स्कीम्स हैं। आयुष्मान भारत हो या वो स्वदेश दर्शन की जो योजना है जिसके तहत अयोध्या का घोटाला पकड़ा गया है, और अभी आने वाले समय में और भी घोटाले निकल कर सामने आएंगे। सुरेंद्र दुबे जी बहुत वरिष्ठ हैं, जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले किसी अखबार में नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर जगह जगह वो तस्वीरें दिखाई गई, यूट्यूब चैनल्स ने भी दिखाया, वेबसाइट्स ने भी दिखाया कि उस राम मंदिर तक जाने वाला जो रास्ता है, जिसे राम पथ का नाम दिया गया, अभी बड़े फैनफेयर के साथ उसकी शुरुआत की गई। और उस राम पथ की हालत क्या है? गांव की पगडंडी से भी बदतर हालत है उस राम पथ की। ये उस जगह का हाल है जो, आप तो फ्लैगशिप परियोजनाओं की बात कर रहे हैं, ये तो साफ फ्लैगशिप इशू है जो आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिसकी झंडा बरदारी करते हुए लोगों से वोट मांगने के लिए जाएगी, ये उस स्कीम का हाल है। लेकिन बावजूद इसके, अगर लोगों में उबाल नहीं है, बावजूद इसके अगर विपक्षी पार्टियां सड़क पर नहीं उतर रही हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। कम से कम लोकतंत्र के लिए तो अच्छी बात नहीं है। मैं बहुत ज्यादा सीएजी के नुकसान के आकलन के तरीके को, बतौर अर्थशास्त्र का छात्र होने के नाते, बहुत ज्यादा मैं उससे मुतमईन नहीं रहता हूँ। लेकिन बावजूद इसके मैं ये मानता हूँ कि वो चीजें जो आंखों से सीधे सीधे तौर पर दिखाई पड़ रही हैं, जिन चीजों को लेकर इसी भारतीय जनता पार्टी ने आसमान सर पर खड़ा किया था, जिन चीजों को लेकर एक पूरा अन्ना आंदोलन खड़ा हुआ था, वो चीजें आज जब सामने दिखाई पड़ती हैं, तो क्या हो सकता है कि अन्ना आंदोलन को लेकर या उसके हर्ष को देखकर एक हताशा जो पनपी, जो मिडिल क्लास का उत्साह था, मिडिल क्लास का जो जज्बा था, वो जज्बा टूटा। और उस समय भी जब उस आंदोलन की मुखालफत या उस आंदोलन के विरोध में मैं कुछ बातें कह रहा था, तो मैं यही कह रहा था कि साहब ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, या आंदोलन का क्या हश्र होगा नहीं पता है, लेकिन ये आंदोलन लंबे समय तक इस देश को इतनी गहरी चोट देके जाएगा कि मिडिल क्लास जेन्युइन मुद्दों पर खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। उसकी आशाएं, उसका उत्साह, उसकी उम्मीदें टूट जाएंगी और वो फिर जल्दी जल्दी खड़ा नहीं होगा। 1977 में, 76-77 के दौरान इमरजेंसी के खिलाफ जिस तरीके के जज्बे के साथ देश का हर तबका उतरा था, विरोध किया था उसने, डेमोक्रेसी को कुचले जाने का विरोध किया था, उसके लंबे अंतराल के बाद अन्ना आंदोलन ने वो स्थिति खड़ी की। आपातकाल के बाद आई सरकारों का हर्ष देखकर मिडिल क्लास की उम्मीदें टूटी थी, आम लोगों की उम्मीदें टूटी थी, और उन लोगों ने एक लंबे समय तक परहेज किया किसी बड़े व्यापक जन आंदोलन का हिस्सा बनने से। और अन्ना आंदोलन ने वही हाल किया है कि आज इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही थी। अभी गैस के दामों का जिक्र कर रहे थे, कोई सुगबुगाहट नहीं है। बहुत आराम से 150 रुपए इस तरीके से रेट बढ़ते हैं जैसे लग रहा है कि
आलू और दशहरी आम के दाम 2 रुपए 4 रुपए बढ़ाए जा रहे हैं, इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कोई उसका वो नहीं है। परचेजिंग पावर के मामले में आप देखें कि उस तरह से रुपए की वैल्यू किस तरीके से गिरती जा रही है। बहुत सारे इस तरह के इशू हैं, आप जहां उठाएंगे। जो अभी राजीव जी कह रहे थे कि साहब मीडिया को स्वतंत्र छोड़ दीजिए, जहां आप उठाएंगे हर जगह घोटाले निकलेंगे। सरकार चाहे इनकी हो, सरकार चाहे उनकी हो, सरकार चाहे पंचायत के स्तर की हो या नगर पालिका के स्तर की हो या प्रदेश की या केंद्र की, हर जगह वो निकलेंगे। लेकिन बावजूद इसके एक व्यापक जन आंदोलन अगर नहीं खड़ा हो पा रहा है, एक जन आक्रोश सड़कों पर नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो उसके कुछ कारण हैं। हम इसके लिए जनता को ही नहीं दोष दे सकते, हम अकेले विपक्ष को भी नहीं दोष दे सकते। हम दोष देते हैं कि जिस तरीके का सिस्टम लगातार क्रिएट किया गया, जिस तरह का माहौल बनाया गया है, वो माहौल आज की तारीख में लोकतांत्रिक माहौल नहीं है। आपने देखा विरोध करने वालों के घर भी गिराए गए हैं, विरोध करने वालों के घर गिराए गए हैं, बुलडोजर चलाया गया है विरोध करने वाले लोगों के। आंदोलनों में हिस्सा लेने वालों का हर्ष क्या हुआ है? ये हर्ष देख रहा है मिडिल क्लास। और ये सच है कि मिडिल क्लास एक सुविधा के चक्र में घिरा हुआ होता है, बहुत मुश्किल के साथ वो खड़ा होता है, बहुत मुश्किल के साथ विरोध के लिए निकलता है। और जब उसकी उम्मीदें, आशाएं, उसकी आकांक्षाएं, उसका उत्साह जब टूटता है, तो उस उत्साह को दोबारा बिल्ड कर पाना वो मुश्किल काम होता है। इस मुश्किल काम के लिए कि फिर भी आखिरकार विपक्षी दलों का काम है, इस मुश्किल काम को करना सिविल सोसाइटी का काम है कि उनको आगे आना चाहिए, उनको कम से कम इन चीजों को उठाना चाहिए। और अभी राजीव जी कह रहे थे ना कि साहब हम लोग तो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है। सुरेंद्र जी बैठे हुए हैं, इनकी भी रुचि रहती है, हम भी आ, थोड़ी मीडिया की राजनीति भी करते हैं, और इस नाते हम जानते हैं कि वो अखबार को बांटने वाले जो हॉकर तबका होता है, जो न्यूज एजेंट्स होते हैं, उन तक भी हमारी रफ्त रहती है, उनसे भी मुलाकातें, उनसे भी चर्चाएं, बातचीत होती रहती है। असलियत यह है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे आप कह रहे हैं, वो मेन स्ट्रीम की हैसियत खो बैठा है। आप देखते रहें बड़े बड़े टॉल क्लेम्स, लाख का सर्कुलेशन, 10 लाख का सर्कुलेशन, 5 लाख का सर्कुलेशन। हकीकत की स्थिति बहुत खोखली हो चुकी है, नहीं देखा जा रहा है, नहीं पढ़ा जा रहा है। वो जो मेन स्ट्रीम मुख्यधारा का जो मीडिया है, उस मीडिया को नहीं देखा जा रहा है। डिबेट में आने से पहले कुछ देर हुई और रास्ते में एक साहब ने रोका। मैं पुराने लखनऊ का रहने वाला हूँ, वहाँ थोड़ा मजमेबाजी की आदत होती है, जबरदस्ती रोक के लोग बता रहे हैं कि साहब देखा द्वारिका में सड़क कितनी महंगी बनी। मैंने कहा कहाँ पता चला आपको? बोले अरे पूरे में उन्होंने मोबाइल खोल के कई सारे यूट्यूब चैनलों के क्लिपिंग हमें दिखाने शुरू कर दिए। तो साहब हालत ये है कि जो मुख्य धारा का मीडिया है वो करता रहे अपने आप को, वो दबाता रहे इस अखबार इस सीएजी घोटाले की खबर को अंदर के पन्ने पे। लेकिन जो वैकल्पिक मीडिया है, जो न्यू मीडिया है, उस न्यू मीडिया के चलते वो चीजें जनता तक पहुंच रही हैं। हो सकता है सड़कों पर जनाक्रोश में दिखाई पड़े, लेकिन जो अंदर की खड़बड़ाहट है वो उसको मौका देके डेमोक्रेसी एक मौका तो मिनिमम देती ही देती है। जो हर 5 साल में चुनाव आता है, और जैसा कि अभी विनय जी भी कह रहे थे कि साहब कर्नाटक में हुआ और कई जगहों पर हुआ, तो अपने अपने समय पर, अपना अपना समय आने पर जनता ने जहां जो उपलब्ध उसको मौका मिला, उस मौके पर उसने अपना विरोध दिखाया। वो बटन दबा के विरोध दिखाए या सड़कों पर मुट्ठी बांध कर विरोध दिखाए, वो विरोध दिखाया है। और मुझे उम्मीद है कि मौका पड़ने पर जनता अपने विरोध को जरूर प्रकट करेगी। धन्यवाद। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर।